ये एक रेयर डिसऑर्डर है। ये मोस्टली जो यंग मेल्स स्मोकर्स होते हैं, यंग एज मिडिल एज स्मोकर्स जो हैं, सिगरेट स्मोकर्स, उनको ये अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ और पाँव की जो वेन्स हैं उनमें जो है वो ब्लॉकेज वगैरह, नैरिंग उनकी वेन्स और आर्टरीज में जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से। उसके बाद इसमें यह है कि ये मोस्टली डिजीज़ जो है ये लेग्स को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमली जो है वो पेन्स होती है लोअर आर्म्स में, लेग्स में, जब पेशेंट जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है। उसके बाद इसमें यह है कि जब वो चलता है तो उसको लेग्स में क्रैम्पिंग वगैरह, क्लाउडिकेशन का जो है वो इशू होता है। उसके बाद इसमें ये आ जाता है कि सम टाइम जो है वो अल्सर्स बन जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में। उसकी वजह से जो है वो नमनेस, टिंगलिंग होती है। ठीक है, जब नॉर्मल ब्लड फ्लो जो नहीं होगा तो फिर जो है वो डेफिनेटली जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन होगी, फील होगी। उसके बाद ये है कि इसमें यह है कि क्लॉटिंग हो जाती है वेंस की। ठीक है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोफिलेबाइटिस भी कहते हैं। स्वेट केसेस में क्या होता है कि जो है वो टिश्यूज़ की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, अफेक्टेड लिम्स की, जिसको हम लोग गैंग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन मोस्टली जो है ये उनको ही अफेक्ट करती है जो हैवी टबैको यूज़र्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में है कि पेन होती है हैंड्स फीट्स में। ठीक है, जो हमारे वो आर्म्स और लेग्स तक भी जो है वो स्प्रेड कर जाती है, स्वेट भी हो सकती है ये। ठीक है, उसके बाद ये है कि उसके बाद इसमें यह है कि क्लॉडिकेशन के केस में भी जो है ये मतलब कि बढ़ सकती है। उसके अलावा ये वर्स होती है जब आप लोग कोल्ड या स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं। सर्दियों में जो है इसका ज़्यादा मतलब कह लें कि तब ज़्यादा फील होती है इसकी पेन वगैरह जो है। उसके बाद अगर इसमें यह है कि जो हमारे मतलब उस मतलब कंडीशन में क्या होता है कि हाथ पाँव जो है वो ठंडे रहते हैं, उनका कलर जो है वो पेल रेड ब्लू कलर, थिन शाइनी स्किन हो जाती है। उसके अलावा उसमें यह है कि पेनफुल ओपन सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, वो जो है वो पेल कर, जब आप कोल्ड उनके मतलब होगा तो तब उसका कलर भी जो है वो लेग का या आर्म का जो है वो पेल सा हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ कंट्रास्ट इसका करें तो इसमें जो है वो आ जाती है इंटीमा और मीडिया आ जाती हैं। ठीक है, बर्गर डिजीज़ जो है इसको मैनिफेस्ट करते हैं। इसमें यह है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है राउंड सेल्स की जो है इन मतलब आर्ट्रियल वॉल की जो है वो इन तीनों लेयर्स की जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये है कि बर्गर डिजीज़ में यह है कि पेशेंट जो बर्गर डिजीज़ की उसमें यह है कि स्पेसिफिक जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो आर्ट्रियल एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, या स्पेसिफिक ह्यूमरल एंटी आर्ट्रियल एंटीबॉडीज़। और उसके बाद इसमें ये आता है कि पेशेंट जो है बर्गर डिजीज़ के, ठीक है, उसमें यह है कि इस्कीमिक साइंस वगैरह शो होते हैं उनके जो है वो सिम्टम्स वगैरह जो हैं वो डिफरेंट किस्म के पेन वगैरह, उसमें जो है वो ये आ जाता है कि क्लाडिकेशन हो जाती है फुट के आर्च में और काफ में। ठीक है, जिसको रायनार्ड फिनोमेना भी कहा जाता है या लिवेडो रेटिकुलरस भी कहा जाता है। इसमें यह है कि पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है उसके हैंड्स में पेन, फीट्स में, डिजिट्स में जो है वो पेन होती है। ये कॉमनली जो है ये शुरू होती है डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में, लेकिन जो ये डिजीज़ है प्रोग्रेस भी कर सकती है, ये प्रॉक्सिमल वेजल्स को भी जो है वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके लिए एलन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इनिशियल डिजीज़ को जो है वो एक्सटेंड चेक करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलेबाइटिस कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इसकी हाफ केसेस हैं इसकी बर्गस डिजीज़ की। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोस में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं जिसमें जो है वो एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम या प्रेगनेंसी आ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का पूछते हैं, फ्रॉस्टबाइट का पूछ सकते हैं, जेंट सेल आर्थराइटिस का, गाउट इमेजिंग का, इमेजिंग इन पॉलीथेराइटिस नोडोजा का। उसके अलावा रेनार्ड सिंड्रोम आ जाता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाता है। अगर हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी फीचर्स जो हैं वो इसमें यह है कि 3 फेजेस इसमें आ जाते हैं कि क्यूट है, सब क्यूट है, क्रोनिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्रोम्बस पैटर्न या इन्फ्लेमेटरी सेल्स की नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो इसको देखा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंट्रास्ट करें जो जितनी भी दूसरी फॉर्म है वेस्कुलाइटिस की, तो डिनॉर्मल स्ट्रक्चर अफेक्टेड वेसस का या इंटरनल इलास्टिक लैमिना का, ठीक है, वो इंटैक्ट करता है इन तीनों फेजेस में। उसके अलावा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूट फेजेस में यह है हाइपर सेलुलर इन्फ्लेमेटरी थ्रोम्बोस में क्या है कि मिनिमल इन्फ्लेमेशन हो जाती है अफेक्टेड वॉल वेजल्स की वॉल में। ठीक है, इस फेज में क्या होता है कि जो पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं वो प्रीडोमिनेंट सेल्स हैं, इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो माइक्रो एब्सेसिस बनाते हैं थ्रोम्बस में। ठीक है,
सब एक्यूट फेस में क्या होता है कि इसमें यह है कि माइक्रो एब्सेसिस जो है वो सराउंड हो जाती हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें यह है कि रीकैनालाइजेशन हो जाती है थ्रोम्बस की। फाइनली जो है वो मेच्योर थ्रोम्बस जिसके साथ वो वेस्कुलर फाइब्रोसिस है, ठीक है, उसको फिर ऑब्जर्व किया जाता है एंड स्टेज फेस में, ठीक है। उसके बाद यह है कि स्मोकिंग को कंसीडर किया जाता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है, ठीक है। उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल है इनिशिएशन में और परप्यूएशन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, ठीक है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाती है जिसके टर्न में जो है वो इम्पीरियड एंडोथेलियम डिपेंडेंट वेस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ओवर टाइम बर्गर डिजीज़ जो है वो स्लो भी हो सकती है, कम्प्लीटली स्टॉप भी हो सकती है, जब ब्लड फ्लो जो है फिंगर टोस को जो है वो नहीं जाएगी। उसके केस में क्या होता है, गैंग्रीन हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि स्किन और टिश्यूज़, हमारे टोस के जो स्किन एंड टिश्यूज़ हैं या फिंगर्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाती हैं, नमनेस हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं और यहाँ ब्लू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर गैंग्रीन का हो तो फिर पेशेंट जो है वो उस अफेक्टेड एरिया को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रेयर केसेस में क्या हो जाता है, बर्गर डिजीज़ जो है वो एक स्ट्रोक भी या हार्ट अटैक भी कॉज कर सकती है। बर्गर डिजीज़ की डायग्नोसिस में देखें तो कोई सिंगल टेस्ट नहीं है इसको चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट से जो उसकी टोबैको हिस्ट्री वगैरह ली जाती है, डिफरेंट चेक्स किए जाते हैं उसके ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए, उसकी दूसरी डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए जो साथ साथ वो सिम्टम बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, वो पेन कर सकती है लेग्स में, ठीक है। और इसकी कॉज क्या है कि प्लेक वगैरह वो जो हमारी आर्टरीज़ में बन जाता है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होती। उसके बाद इसके लिए एलन टेस्ट किया जाता है, एक बेसिक ब्लड फ्लो टेस्ट है, ठीक है। इसमें यह है कि इसमें अपने हैंड्स को जो है वो स्क्वीज़ किया जाता है, ठीक है, हार्ड फिस्ट में, ठीक है। फिर ये जो है पुश की जाती है, मतलब हैंड से जो है वो ब्लड आउट किया जाता है और प्रोटेक्टर जो है वो प्रेस करते हैं रिस्ट की आर्टरीज पे, ठीक है। उसमें जो है कि ब्लड के फ़्लो को जो है वो स्टॉप किया जाता है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि फिर हम हैंड का कलर है जो वो पेल हो जाता है, लेकिन जब पेशेंट जो है वो हाथ खोलता है तो उसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ होता है ओवर दी आर्टरी, तो उसमें क्या होता है कि फिर उसका कलर जो है वो यूजुअल कलर जो आम नॉर्मल कलर होता है वो उस तरह उसको जो है वो उसका चेक किया जाता है। उसका एंजियोग्राम किया जाता है, एक टाइप एक्सरेज है जो चेक की जाती है ब्लॉक आर्म और लेग्स की ब्लॉक ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए, ठीक है। डॉक्टर जो है एक थिन प्लेस ट्यूब करता है जिसको कैथेटर कहते हैं आर्टरी में, ठीक है। उसमें डाई को डंप किया जाता है आर्टरी में। उसके बाद क्विकली जो है वो एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह देखा जाता है कि कौन सी वेसल्स जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। सीटी स्कैन हमारा स्कैन किया जाता है, ब्लड टेस्ट कुछ किए जाते हैं डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। उसके अलावा कुछ कंडीशंस को चेक करने के लिए जैसे कि डायबिटीज़ है, ल्यूपस हैं, जितने भी कॉजेज़ हैं ब्लड क्लॉट्स की उसमें ये देखा जाएगा। उसके बाद इसमें जो है कि कुछ ट्रीटमेंट्स में किए जाते हैं जिसमें ब्लड फ्लो को जो है वो बूस्ट किया जाता है और पेन को कम करने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि वेजोडाइलेटर्स हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स को वाइडन करते हैं, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं क्लॉट्स को। वॉकिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, इसमें जो है वो इंटरमीडिएट कंप्रेशन की जाती है आर्म्स और लेग्स की, ठीक है। उसके अलावा अफेक्टेड एरियाज़ की जो है उनकी नर्व्स वगैरह की कट की जाती है, सर्जरी की जाती है जिसको सिम्पैथेक्टोमी भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है उसके अलावा प्रोटीन जिसका नाम है जिसको मतलब ग्रोथ फैक्टर जो है उसमें यह है कि उसकी हीलिंग को स्पीडी वगैरह या उसकी पेन को कम किया जाता है। स्टेम सेल्स इंजेक्शंस जो है स्टेम सेल के वो उसको ग्रो करवाया जाता है दूसरे सेल्स में और जो हमारी बॉडी में फिर जो है वो न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू होती हैं, ठीक है। वैसे तो इसके लिए कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसमें इसकी मैनेजमेंट वगैरह से जो है इसको मैनेज किया सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें यह आ जाता है सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या वेजोडाइलेटर्स इनको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसा कि इंटरवीनस इलोप्रोस्ट है, इसको यूज़ किया जाता है पेन को ट्रीट करने के लिए और इस्केमिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए। उसके अलावा इंट्रामस्कुलर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि लंबर और सर्वाइकल सिम्पैथेक्टोमी की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इंट्रावेनस इलोप्रोस जो है ये हेल्पफुल है सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, इंप्रूव करता है ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी टॉफिक चेंजेस को और ये जो है वो डिक्रीज़ करता है एम्पुटेशन रेट को पेशेंट्स में, ठीक है। उसके बाद इसमें याद आता है कि इलोप्रोस थेरेपी बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, टिश्यूज़ लॉस की जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद इसमें जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिया प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, एस्कीमिया को क्योर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं। उसके बाद इसमें जो है वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की जाती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट इम्प्रूव पेशेंट में जो अगर कोई डायबिटिक वाउंड्स या रिफ्रैक्टिव ऑस्टोमेलाइटिस इस्कीमिया नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन हो जाए सॉफ्ट टिश्यूज़ को, तो इसको जो है इस थेरेपी को उसमें जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है
सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट बर्गर डिजीज़ या उसकी जो प्रोपेंसिटी है अफेक्ट करती है स्मॉल मीडियम आर्टरीज़ को, उसमें जो है वो सर्जिकल रिवैस्कुलराइजेशन जो है उसको एडवाइजेबल नहीं किया जाता है। ठीक है, अल्टीमेट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है रिफ्रैक्टिव डिजीज़ का पेशेंट के लिए जो कि स्मोकिंग वगैरह जो है वो क्विट नहीं करते हैं, इसमें यह है कि डिस्टल लिम एम्पुटेशन की जाती है नॉन रिजॉल्विंग अल्सर्स के लिए, गैंग्रेन के लिए, परसिस्टेंट पेन के लिए, और अगर तो पॉसिबल हो तो फिर एम्पुटेशन को जो है वो टोटली जो है वो अवॉइड किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है, हम बात करेंगे नियोप्लाजिया की मेन कॉजेज क्या होती हैं। नियोप्लाजिया बेसिकली होता क्या है कि ये जो abnormal जो आउट ऑफ कंट्रोल जो ग्रोथ होती है सेल की, उसको जो है वो नियोप्लाजिया कहा जाता है। ठीक है, नियोप्लाजिया जो है उसको कहा जाता है, मतलब कि जो कैंसर में जो है जो आउट ऑफ कंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उस कंडीशन को जो है वो नियोप्लाजिया कहा जाता है। इसकी जो है वो डिफरेंट कॉजेज होती हैं जब नॉर्मल आउट ऑफ कंट्रोल जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो इसमें इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी कैंसर हो सकता है और हेरिडिटी वजह की वजह से भी हो सकता है। मतलब कि जब फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर है और आगे से जो है वो बच्चों में भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो हेरिडिटी जो कैंसर होता है इसकी मेन कॉज जो होती है वो क्या होती है, वो उसका जो रिस्क होता है वो 10 से 15% ही होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल आउट ऑफ कंट्रोल जो ग्रोथ होती है सेल्स की कैंसर में, इसकी बेसिकली पहले तो यह है कि इसकी मेन कॉज जो है वो उसको पता नहीं चलता कि मेन इसकी कॉज कौन सी है, लेकिन इसकी डिफरेंट कॉजेज बन सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें, कुछ केमिकल एजेंट की वजह से भी हो सकता है, कुछ केमिकल फिजिकल एजेंट की वजह से भी हो सकता है, या कोई बॉडी, ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ जो है वो जीन के अंदर जो म्यूटेशन आ रही है वो सिर्फ जेनेटिकली होगी फिर ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कैंसर इस वजह से भी हो सकता है, अगर कोई पर्सन जो है जो इस जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर के साथ कॉन्टेक्ट है, ऐसी इंडस्ट्रीज पे काम कर रहा है जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इनहेल है, एक्सेल है, केमिकल वगैरह एजेंट्स वगैरह के साथ भी देखा जाए, या ऐसे कंटामिनेटेड वाटर वगैरह का जो है वो इनटेक कर रहा है। कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं जो प्रॉपर हाइजीन नहीं है, कोई सैनिटेशन वगैरह नहीं है, ऐसे फूड प्रोडक्ट देखा जाए तो जैसे जो फूड प्रिजर्वेटिव वगैरह का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो चेंजिंग क्लास कर सकता है। इसी तरह फिजिकल में देखा जाए, फिजिकल में क्या आ जाता है कि उसका अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है, या वो अनहेल्थी लाइफ को स्टाइल को कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो वायरस जो होता है उसकी वजह से भी कैंसर काज हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है ना, वो उसकी मेन काज ही क्या होती है कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो पहले इन्फेक्शन कॉज करता है सर्विक्स में। ठीक है, तो वहां पे जो है जब उसको टाइम पे क्योर नहीं किया जाता है पैप स्मीयर टेस्ट के साथ, जब उसको नहीं देखा जाता, तो फिर बाद में अगर वो जो है वो सर्विक्स का कैंसर जो काज कर सकता है, तो वो बेसिकली किस वजह से काज हो रहा है कैंसर, वो वायरस की वजह से कैंसर काज हो रहा है। मतलब कि पहले वायरस ने अटैक किया है, वायरस को जब आपने प्रॉपर जो है वो क्योर नहीं किया, उसकी प्रॉपर जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह नहीं ली, तो फिर उसकी वजह से जो है वो क्या आ गया, वो कैंसर में आगे कन्वर्ट हो गया इस फ्यूचर में। इसी तरह बैक्टीरिया की वजह से भी कैंसर काज हो सकता है, बैक्टीरिया कैंसर कॉज कर सकता है। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर देखा जाए तो ये जो गर्ड का जो इशू होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, जिसमें जो खट्टे डकार आते हैं, फूड का जो है वो बैक फ्लो होता है, पाइप की तरफ आता है, तो बेसिकली इसमें यहाँ तो इस तरह होता है। जैसे हम बात करते हैं गेस्ट्राइटिस आ गया, जिसमें बेसिकली होता है क्या है, टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो स्टमक के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वो क्यों हो रही होती है, वो बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रही होती है ना। जब हम बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं, तो जब वो बैक्टीरिया जो है वो क्या, एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया बेसिकली होता है, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहा जाता है, वो क्या करता है कि वो स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, सोजिश कॉज कर देता है। तो जब किसी पर्सन को परसिस्टेंट जो है वो गर्ड का इशू रहता है, सॉरी गैस्ट्राइटिस रहता है, स्टमक का इशू रहता है, तो आगे से जब उसको ठीक नहीं करता है, तो वो जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह देखा जाए वो लोग जिनको पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियाटाइटिस हम बेसिकली क्या कहते हैं कि जो देखा जाए तो जो लबलबा है हमारा, उसमें जब इन्फ्लेमेशन रहती है, तो जब उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो भी पेनक्रियास का भी कैंसर हो सकता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस,
ठीक है? वो भी तो जो है ये जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वो भी जब इसको टाइम पे जो है वो ठीक ना किया जाए, तो वो भी जो है वो लीवर का जो है वो कैंसर कॉज़ कर सकते हैं। तो ये पीछे जो है जब भी कैंसर होता है, पीछे इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री मेजर होती है पर्सन की। तो कोई कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसकी हिस्ट्री में कोई डिज़ीज़ है या कोई ऐसे उसने उसको ड्रग्स वगैरह का इंटेक किया है या कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है या उसको कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो कोई ना कोई इसकी जो है वो एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि उसके डीएनए के अंदर जो चेंजिंग आ रही है जेनेटिकली देखा जाए या वैसे जो है उसके अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से जब जब भी सेल के अंदर जो है वो डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए है जब उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी तब भी क्या होगा, जब हमारा जो डीएनए फॉर्मेशन हो रही होती है उसके जो भी टेम्पलेट वगैरह या इनकम्प्लीट है या फॉर्मेशन जो है नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो है वो जब चेंजिंग आएगी उसके सेल के अंदर तो तब भी जो है वो कैंसर होगा ही। तब जब हम भी हमारे सेल के अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी तब जो है वो कैंसर काज कर सकता है। बेसिकली देखा जाए तो 100 से ज़्यादा जो है वैसे केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक जो कि कैंसर जो है वो कॉज कर सकते हैं। कुछ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं कैंसर की जो है वो बेसिकली जो है वो रीजन बन सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो केमिकल जो है वो केमिकल्स जो होते हैं वो कैसे जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। जैसे सबसे पहले देखा गया था कि ये जो जितनी भी एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा ऐसे एरिया पे जो है वो काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन यही है डेली बेसिस पे आना जाना, जहाँ पे जो है वो उनका केमिकल के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट है। जैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी ये चिमनी स्वीप वगैरह वगैरह होती हैं जो उसमें जो भी धुआं वगैरह निकलता है जब उसके साथ जो है उनका कांटेक्ट वगैरह होता है, तो ये भी जो है वो एक कैंसर की कॉज बन सकता है। बल्कि ये इनडायरेक्ट वे से जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर का आ सकते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो इसमें उनके अंदर बेसिकली वो होता है क्या है कि वो जो धुआं शुआं होता है ना उसमें बेसिकली होता है कि कोई भी केमिकल एजेंट वगैरह होते हैं, उनमें एक मेन कुछ ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड आ जाता है या नाइट्रोसो मिथाइल यूरिया आ जाता है, बेंजाइल क्लोराइड, ये स्पेसिफिक जो है वो एक केमिकल एजेंट है जो कि क्या कॉज करते हैं, जो कि कैंसर जो है वो कॉज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कौन से और ऐसे ऐसे इंटरैक्ट वे हैं जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे फूड का इंटेक करते हैं जो कि देखा जाए तो ये जिनके अंदर ऐसे फूड जिनके अंदर पॉलीसाइक्लो साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेसिकली किन फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो वाले फूड जैसे स्पेशल तौर पे देखा जाए तो जितने भी ये जो होता है क्या है ये ग्रिल्ड जो होते हैं, बारबेक्यू है, टिक्का है, ये जो चीजें होती हैं जिनमें जो स्मोक वगैरह जो होती है, जब उन वो लोग जब जो कि इन फूड का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं उनके अंदर जो है कि केमिकल का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या करता है आपके अंदर जो है वो कैंसर की मेजर एक रीजन बन सकता है। और ये है कि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा मीट का कंजप्शन करते हैं, स्पेशली तौर पे ये जो बारबेक्यू जो होता है या टिक्का वगैरह होता है जो स्मोक होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है वो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल का कंटेंट है जो है वो बढ़ा देता है, वो भी कैंसर की वजह बन सकता है। इस तरह अगर देखा जाए तो जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो भी जो है वो क्या करता है एक जो है वो एक क्या कर सकता है कैंसर की जो है वो क्या कर सकता है एक रीजन जो है वो बन सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो मेजर जो ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे जिसने बॉडी के ऑर्गन के अंदर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करनी होती है, वो कौन सा होता है, हमारा लीवर होता है जो मेजर ऑर्गन होता है। ठीक है, और सेकंड हम देखा जाए तो हमारा जो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसने क्या करना होता है, जिसने हमारे ये बॉडी के क्या करना होता है, जितने भी ये उसको जो है फिल्ट्रेशन के तौर पे काम करना होता है, वो जो बेसिकली होता है क्या है वो हमारी किडनी वगैरह होती है। ठीक है, तो ये जो केमिकल कंटेंट वगैरह जो होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से क्या होते हैं, ये सबसे पहले जो है वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, अगर देखा जाए तो हमारी जो ये जो होती है लीवर पे एक्ट करती हैं या तो हमारी किडनी वगैरह पे जो है वो ज़्यादा एक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखा जाए कि बहुत सारे जो है ये ऐसे देखा जाए अगर हम फिजिकल एजेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जो है वो कैसे ये था कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट वगैरह होते हैं। इसी तरह हम देखा जाए तो फिजिकल एजेंट में क्या आ जाता है, फिजिकल एजेंट मतलब ये है कि जैसे अब हम धूप वगैरह में बैठते हैं, हमारा सनलाइट के साथ कांटेक्ट वगैरह होते हैं ना, तो कुछ लोगों में जो है वो ऐसे होता है कि ये जो स्किन का कैंसर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि वो सनलाइट की एक्सपोजर वगैरह की वजह से जो होता है, लेकिन इतना ये कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर की आउट ऑफ कंट्रीज में जो है वो वाले एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड वगैरह होती है, लोग जहाँ पे सूरज बहुत निकलता ही नहीं है, वो लोग बेसिकली करते क्या है
कि जी टैनिंग बेड्स होते हैं जो उन्होंने अपने साइड टेबल पर रखे होते हैं कमरे में, जो कि उनको जो है वो हीट दे रहा होता है, इलेक्ट्रिकल होते हैं। और बेसिकली वो क्या करता है कि वो उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करने की वजह से क्या करता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रेज़ जो है वो जा रही होती हैं, ठीक है? तो वो एक स्किन कैंसर की मेजर कॉज़ बन रही होती है। तो यहाँ पे आ जाता है कि फिजिकल एजेंट जैसे देखा जाए तो ये क्या करता है कि जो जैसे यूवी लाइट हो गया, एक्सरे हो गया, बहुत ज़्यादा जो होते हैं, इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है वो स्किन के कैंसर के जो है वो एक मेन कॉज बनते हैं, स्पेशली तौर पर जिसको स्किन के कैंसर के बेसिकली क्या कहा जाता है, मेलानोमा कहा जाता है, जो कि स्किन का कैंसर होता है। आगे से उसकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं कि कौन सा आ जाएगा, सॉफ्ट आ जाएगा या रिबन शेप में, जो डिफरेंट आगे से जो है उसकी वैराइटीज जो है वो इसमें आ जाता है, जो कि इसकी जो है वो कॉज बन सकती है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे जो है वो इन्वायरमेंटल ऐसे कंटेंट हैं जो कि जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज में जो है वो जैसे कुछ जो भी फॉर्मेशन हो रही होती है केमिकल एक्सपेल वगैरह, जैसे लेड हो गया, मर्करी हो गया, कैडमियम वगैरह हो गया, तो जब उसका बहुत ज़्यादा इनहेल एक्सेल करने की वजह से जो है ये इन्वायरमेंटल आ जाएगा। कुछ एफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, तो जैसे मैंने बताया है कि कुछ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कैंसर को जो है वो एक मेन रीज़न जो है वो कॉज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ यही नहीं कॉज़ कर सकती, बल्कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग का जो है वो इनटेक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रग्स वगैरह पे जो है वो डिपेंड करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ड्रग वगैरह इनटेक करने की वजह से जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिक का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। हमारे लीवर जो है वो प्रॉपर जब डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकता है, तो वो भी जो है वो एक जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम काज़ कर सकता है, ठीक है? तो ये भी एक कैंसर की रीज़न बन सकता है। जैसे अगर हम बात करें, काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे अगर हम कुछ सॉल्ट वगैरह के बारे में बात करें, जैसे इसमें आ जाता है साइक्लोऑस्प्रिन है, ए है, ठीक है? सिप्लास्टिन है, ये डिफरेंट जो है ये क्या कर सकती हैं, ये भी जो है वो एक कैंसर की जो है वो एक रीज़न बन सकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैंसर के जो है वो रिस्क फैक्टर बेसिकली कौन-कौन से ऐसे होते हैं, देखा जाए तो ओल्ड एज में जो है वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में बंदा क्या होता है कि 50 प्लस जैसे 60 प्लस एज में जो है वो ज़्यादा कैंसर का चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आजकल हर एडल्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? और ड्यू टू द अनहेल्थी लाइफ़स्टाइल देखा जाए तो इस तरह जिस रिस्पेक्ट में आ जाता है कि किसी को पर्सन उसका अनहेल्थी लाइफ़स्टाइल है, पुअर डाइट है, उसको फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट होने से क्यों कैंसर कॉज़ हो सकता है? बेसिकली एक रिस्क फैक्टर कॉमन है। क्योंकि वेट जब हमारा गेन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, और फैट का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को इकट्ठा करना होता है, तो ये एक मेन इसकी रीज़न बन सकती है कैंसर की। इसी तरह अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटल काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वगैरह जो होती हैं, वो भी जो है वो इसकी रिस्क फैक्टर हो सकता है। या फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा जो कोई पर्सन जो है वो उसका यूज़ कर रहा है, तो वो इसकी जो है वो एक रीज़न बन सकती है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो कुछ रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे लंग का कैंसर अगर देखा जाए ना, तो उसके मेन कॉज इसका रिस्क फैक्टर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि लंग का कैंसर को मजीद बढ़ा सकते हैं। जैसे टोबैको हो गया, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, सिगरेट का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें आ जाता है। या देखा जाए तो एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट वगैरह है उसके साथ, तो इस वजह से जो है वो उसका बढ़ सकता है। इस तरह ब्रेस्ट का कैंसर जो होता है वो उसकी मेन रीज़न जो होती है कि वो उससे ये तो यही होता है कि जेनेटिकली जब चेंज आता है, इनहेरिटेड जब म्यूटेशन होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। जैसे ब्रैका1 और ब्रैका2 जीन के अंदर जब म्यूटेशन आती है, तब जो है वो ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो हो सकता है, और ये जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो आगे से जो है ये कॉमन हो सकता है। बल्कि और भी काफ़ी सारे इसके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। वो लोग औरतें जो कि क्या करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या जो क्या करती हैं, बर्थ पिल्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं, तो उनके अंदर जो है ये कैंसर जो है वो कॉज़ हो सकता है ब्रेस्ट का। इसी तरह देखा जाए तो कोलन रेक्टल जो कैंसर होता है, कोलन का जो कैंसर होता है, इसकी बेसिकली क्या रीज़न हो सकती है। एक तो इसकी वजह से आ सकती है कि वो लोग जो कि जिनकी डाइट जो है वो ठीक नहीं होती, जिनको जो है वो जो है वो अगर देखा जाए जो लो फाइबर डाइट का इंटेक करते हैं, उनके अंदर इसके चांसेस बढ़ सकते हैं, रिस्क फैक्टर है इसका मतलब। और जो जिनको जो है वो ये अल्सरेटिव जो है वो कोलाइटिस वगैरह होता है, तो उनके अंदर कोलोरेक्टल चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो अगर हम देखा जाए तो जो लीवर का कैंसर होता है, उसकी भी मेन रीज़न जो है वो क्या आ जाती है कि जब लीवर का कैंसर जब होता है ना, तो उसकी सबसे पहले पीछे उस पर्सन की लाज़मी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, ठीक है? और मोस्ट कॉमन ये है कि हेपेटाइटिस वायरस जिन लोग को होता है, स्पेशली तौर पे हेपेटाइटिस सी, और जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, जो हेपेटाइटिस सी और बी वायरस जो होता है, इसमें बेसिकली होता है क्या है, हेपेटाइटिस का मतलब कहता है इन्फ्लेमेशन होना, लीवर की जो सेल्स ऊपर ऊपर लेयर पे इन्फ्लेमेशन होती है ना,
तो इन्फ्लेमेशन से फर्दर जो है वो अगर इसको टाइम पे क्योर ना किया जाए तो आगे से लीवर जो है वो स्कार फॉर्मेशन में चले जाता है, सिरोसिस में चले जाता है, फिर आगे से वो लीवर कैंसर में जो है वो कॉज बन जाता है। इसी तरह पेनक्रियाज का जो है वो कैंसर हो सकता है, वो बेसिकली उन लोगों को हो सकता है जिनको क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस रहा होता है, इन्फ्लेमेशन रह जाता है होती है, या डायबिटिक जो लोग होते हैं, या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का इंटेक करते हैं, तो ये हो सकता है। इसी तरह किडनी का अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो लोग बहुत ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं या इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको जो है ये डायबिटिक पेशेंट को जो है वो ये हो सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो जो ब्लड का होता है कैंसर, उसमें बेसिकली क्या आ सकता है कि ये जो भी जो हमारे टी सेल्स जो होते हैं वहाँ वहाँ पे वायरस जो है इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर दे, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो इसमें आ जाते हैं। अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है वो कैंसर है जो कि इसकी जो है वो मेन रीज़न बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 10 ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है। एक इसमें बेसिकली आता है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कैंड फूड का जो है वो प्रोडक्ट, कैंड फूड जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो कैन होते हैं उनको जो है वो जो उनके अंदर प्रोडक्ट होती हैं उनको ऊपर वाला जो कवर वगैरह होता है उसको लाइन किया जाता है एक बिस्फिनोल जो ये होता है इसके साथ जो है उसको प्रॉपर्ली जो है वो कवर किया होता है। ठीक है। तो ये जो है वो क्या करता है कि ये भी जो है वो केमिकल कंटेंट की एक मेन कॉज बन सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया है कि ग्रिल्ड फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, उसकी हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो शुगर जो है वो भी एक मेन रिस्क फैक्टर बन सकती है, क्योंकि शुगर से बेसिकली क्या होता है कि स्पेशली तौर पे शुगर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो भी क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को ही कॉज कर सकती है। इसी तरह देखा जाए तो जो ये जितने भी ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट वगैरह, जैसे जो कि साल्ट पिकल वगैरह जो होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा स्मोक्ड फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा नमक इनटेक वगैरह करना, ये भी एक जो है इसके रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोडा या कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इनटेक करना जो है, ये भी एक जो है वो सेकंड कॉज हो सकती है इसकी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिफाइंड जो फ्लोर होता है, क्योंकि जब फ्लोर को रिफाइन किया जाता है तो जितनी भी इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी जो है वो एक इसकी मेन काज बन सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी ये ऐसी फिश का इंटेक किया जा रहा है जहाँ पे, जैसे कि देखा जाए तो जितने भी हमारे ये ओशंस वगैरह हैं उनके अंदर देखा जाए तो हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह का पानी जब देखा जाए तो जो भी इनके जो भी वेस्टेज वगैरह होते हैं उन्होंने नीचे की तरफ पाइप निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल हमारे जो है वो समुद्र, दूसरे जो है वो समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। वही नीचे वाला पानी जो भी इसका टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, मरकरी लेड वगैरह, तो वो हमारी जो ओशन वाली जो वो वाली हमारी लाइफ जो कि ओशन के अंदर है, जैसे फिश वगैरह है, वो उनको भी कंटामिनेट करती है। तो जब उनका जब कंजप्शन की जाएगी तो वो भी जो है वो एक्सेस अमाउंट में, तो वो भी जो है वो बॉडी के अंदर जाके केमिकल कंटेंट को बढ़ा सकती है। तो ये भी जो है वो एक जो है वो इसकी मेन जो है वो एक देखा जाए तो कैंसर की जो है वो एक रीजन जो है वो इसकी बन सकती है। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।